आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। एलन मस्क की स्पेसएक्स टेस्ला ने विगत कुछ दिनों में कुछ असाधारण उपलब्धि हासिल की है। इन उपलब्धियों से मनुष्य एक नए युग और आर्थिक विकास के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। 21वीं सदी में मनुष्य ड्रोन, उड़ने वाली कार, डोमेस्टिक रोबोट्स, हाई स्पीड इंटरनेट, रोबो चलित वैन, रोबो चलित कार और अब रीयूजेबल स्पेस व्हीकल यानी रॉकेट का सफल परीक्षण देख चुका है। एलन मस्क ने पिछले सप्ताह 10 अक्टूबर को टेस्ला के हालिया वी रोबोट कार्यक्रम में आकर्षक नए आधुनिक फीचर्स से युक्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में मस्क ने 2 नए पूर्ण स्वायत्तता युक्त वाहनों, साइबर कैब और रोबो वैन का अनावरण भी किया। इसके बाद में स्पेसएक्स ने विशाल धातु भुजा का उपयोग करके रॉकेट को अंतरिक्ष से धरती पर सफलतापूर्वक वापस लाकर सुरक्षित लैंडिंग करने का प्रदर्शन किया। यानी स्पेसएक्स अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली रॉकेट को अंतरिक्ष यात्रा से धरती पर वापस लौटाकर सुरक्षित लैंड कर सकता है और उसका दोबारा इस्तेमाल भी कर सकता है। इन सभी अत्याधुनिक और रोमांचकारी उपलब्धियों के साथ साथ विश्व का ध्यान आर्थिक विज्ञान क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार और इसके शोध के विषय ने भी आकर्षित किया है। इस नोबेल प्राइज के विजेताओं के शोध का विषय यह था कि किस प्रकार मजबूत संस्थाएं आर्थिक भाग्य का निर्धारण करती हैं। उनका शोध इस बात पर केंद्रित था कि कुछ देश अमीर और अन्य गरीब क्यों हैं। यह सप्ताह मानवीय विकास की अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में एक लंबी छलांग के लिए याद रखा जाएगा। तो दूसरी तरफ इस सप्ताह में मानव समाज की सभी उपलब्धियों और उनके समग्र आर्थिक विकास और अवसरवादिता से युक्त भेदभावपूर्ण आर्थिक और सामाजिक नीतियों की पोल खोलने वाले शोध कार्य को नोबेल प्राइज दिए जाने के लिए भी याद रखा जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, यूएसए के डारोन एस्मोग्लू और साइमन जॉनसन तथा शिकागो विश्वविद्यालय, यूएसए के जेम्स ए रॉबिन्सन को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में 2024 का स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति के अध्यक्ष जैकब स्वेंसन ने कहा, देशों के बीच आय में भारी अंतर को कम करना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पुरस्कार विजेताओं ने इसे हासिल करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। इस वर्ष का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार आर्थिक समृद्धि में समावेशी संस्थाओं के महत्व को उजागर करता है। दशकों से राष्ट्रों के भीतर और बाहर आय और आर्थिक विकास दरों में असमानता बढ़ी है। इसलिए इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार का संदेश प्रत्येक देश के नीति निर्माताओं को याद रखना चाहिए। भारत भी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ते आर्थिक अंतर और आर्थिक भेदभाव की समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ अमीर और गरीब के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। यह पुरस्कार इन सभी के उस अनुपम शोध के लिए दिया गया है जो किसी देश की समृद्धि निर्धारित करने में उस देश के सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट करता है। उनके शोध से पता चलता है कि कानून के दुर्बल शासन और शोषणकारी संस्थानों वाले समाज विकास और महत्वपूर्ण प्रगति को बढ़ावा देने में असफल होते हैं। संस्थानों के निर्माण और उनके प्रभाव का अध्ययन करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने जो निष्कर्ष दिए हैं वो सरकारी संस्थानों की देश और समाज के सतत विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक स्थितियों में उनकी अपेक्षित और वास्तविक भूमिका की महत्वपूर्ण समझ प्रदान करते हैं। वर्ष 2024 का यह नोबेल प्राइज विजेताओं के अध्ययन का विषय था कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। इसका अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया कि किसी भी समाज, देश और राष्ट्र के नीति निर्धारक ही उस समाज के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़े बाधक होते हैं। ब्रेक्सिट जैसी संस्था को उन्होंने आत्मघाती बताया था। श्री जॉनसन ने एक प्रमुख अखबार से कहा, मैं अभी भी सोचता हूँ कि ब्रेक्सिट वोट दुर्भाग्यपूर्ण था। आपको व्यापार की आवश्यकता है। यह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उन संबंधों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि मुझे लगता है कि ब्रिटिश व्यावहारिक व्यवस्थाओं और चीजों को कैसे काम करना है यह पता लगाने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं आशावादी हूं कि वे समय के रहते यूरोप के साथ उन बाधाओं को कम कर देंगे जहां उन्हें व्यापार और प्रौद्योगिकी पर काम करने की आवश्यकता है। ब्रेक्सिट वोट के लिए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर साइमन जॉनसन को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार उनके इस शोध के लिए मिला कि किस प्रकार मजबूत संस्थाएं आर्थिक भाग्य का निर्धारण करती है। उनका शोध इस बात पर केंद्रित था कि कुछ देश अमीर और अन्य गरीब क्यों हैं। उन्होंने पाया कि आर्थिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, चाहे आम लोगों की सरकार में भूमिका हो, वे अपने श्रम का फल पा सकें और अपनी संपत्ति बनाए रख सकें, या इसके बजाय वे भ्रष्टाचार और अपराध से ग्रस्त हों। उन्होंने अपने अध्ययन में कॉलोनियल रूल और उपनिवेशवाद से पहले और उसके बाद के प्रभावों को भी शामिल किया। यह सत्य है कि कुछ देश कॉलोनियल रूल से पहले अमीर थे जो बाद में बहुत गरीब हो गए, परंतु कुछ देश ऐसे भी हैं जो पहले गरीब और अव्यवस्थित थे परंतु कॉलोनियल रूल से बाहर आने के बाद उन्होंने अधिक तेज गति से आर्थिक और सामाजिक विकास किया है। वैश्विक घटनाओं के साथ साथ अगर हम हाल के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप में घटित होने वाली घटनाओं पर नजर डालें तो हमें राजनेताओं द्वारा लोकतंत्र का दुरुपयोग होते देखने को मिलता है।
जहां लोगों से जातिवाद और धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की गई, वहीं हरियाणा और जम्मू के विधानसभा चुनावों में लोगों ने इसी आधार पर मतदान भी किया। निस्संदेह हमारे देश में सनातन धर्म और यहाँ के मूल्य ऐतिहासिक हैं और मानव सभ्यता के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। हालांकि आज के युग में केवल सनातन धर्म और उस पर आधारित शिक्षा से ही संपूर्ण आर्थिक विकास संभव हो जाएगा, यह सोचना उचित नहीं है। जिस शोध को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसकी बात को तो भारत का कम पढ़ा लिखा एक सामान्य युवा भी अच्छी तरह समझता है, क्योंकि उसने भारत की अंग्रेजी शासन से पहले की समृद्धि और वैभव की कहानियां भी सुनी हैं और आज के समय में आर्थिक भेदभाव को बढ़ाने वाली सरकारी नीतियों को भी देखा है। इसलिए अगर हमारे देश का सिस्टम खराब न होता तो यहाँ अमीर और गरीब के बीच का अंतर नगण्य होता, ऐसा कहने वाले और लिखने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक भी अर्थशास्त्र में दिए गए नोबेल प्राइज का बराबर का अधिकारी है। भारत की संस्थागत नीति निर्माण की दुर्दशा और देश का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के नेता उन नीतियों को बनाने में जल्दबाजी दिखाते हैं जो उन्हें सत्ता में बनाए रखने में सहायक होती है। देश के नीति निर्धारक और संस्थान इसमें बिल्कुल भी उत्सुक और समर्पित नहीं दिखते कि भारत के युवाओं को रोबोटिक कैब, रोबोटिक वैन या उड़ने वाली कारें बनाने की तकनीकी शिक्षा दी जाए। पिछले सप्ताह की वैश्विक तकनीकी घटनाओं और उपलब्धियों से यह स्पष्ट है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में रोजगार और व्यापार के अवसरों में बड़े परिवर्तन होंगे। लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली इन अवसरों के अनुरूप युवाओं को तैयार नहीं कर पा रही है। जब इन क्षेत्रों में शिक्षित और कुशल श्रमबल की जरूरत होगी, तब भारत का युवा इन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगा और देश का युवा और देश की अर्थव्यवस्था फिर से इन उत्पादों के उपभोक्ता बनने तक सीमित रह जाएगी।